पुरानी खाली सड़क के इस खंड पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जो वेस्ट वर्जीनिया के एक रूरल हिस्से से होकर गुजरती है। एक कार सड़क से खाई में गिर गई है और उसे बाहर निकालने की जरूरत है। इस टो ट्रक ड्राइवर के लिए ये एक सामान्य कार्य है और वो अक्सर इसी तरह के काम करता रहा है, लेकिन वो कभी भी इस विशेष सड़क पर नहीं आया है, इसलिए उसे किसी भी साइन या मार्कर के लिए अपनी आंखें खुली रखनी होंगी जो उसे ये अनुमान लगाने में मदद देंगी कि वो कितना करीब है उस कार से। उसे आगे कुछ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है तो पाता है कि ये रोड साइन नहीं है, ये एक बिलबोर्ड है। जैसे ही वो इसके पास से गुजरता है वो इस लेटरिंग एडवर्टाइजिंग को बनाता है जिस पे शायद ये लिखा हुआ था कि डायनर इस सड़क से 20 मील दूर है, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि ये शायद कई वर्ष पहले ही बंद हो गया होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो और अधिक पुराने बिलबोर्ड्स देखता है, जैसे गैस स्टेशंस, ऑटो बॉडी शॉप्स, जो सभी शायद अब नहीं हैं। लेकिन तभी उसे एक और बिलबोर्ड दिखता है जो इन सब जैसा नहीं है। ये बिल्कुल भी पुराना नहीं लगता और वास्तव में ये काफी नया दिखता है। वो ड्राइव करता है और खुद से पूछता है कि क्या उसने इसे सही से देखा है। ऐसा लगा जैसे कई बार लिखा हो कि यहाँ से चले जाओ और फिर रोड का नाम। क्या ये निमंत्रण है या फिर चेतावनी? ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये किस प्रकार के बिजनेस की एडवर्टाइजिंग थी। वो गाड़ी चलाना जारी रखता है, लेकिन उसके मन से वो अजीब संकेत नहीं निकल रहा। वो ये भी सोचता है कि ट्रक को रोककर वापस मोड़कर इसे एक बार और देखे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मोड़ के पास ही एक और बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला बोर्ड है। इस बार वो स्पीड कम करके इसे बेहतर ढंग से देखता है और वो ठीक था। इस पर बार बार गेट अवे लिखा है और एक रोड का नाम, वाग्रीवा रोड, मूल अमरीकी या शायद कुछ और। अब वो वास्तव में अपने दिमाग से इस बिलबोर्ड को नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है क्या? ये क्या एडवर्टाइज कर रहा है? और ये एक और तीसरा बोर्ड बिल्कुल इसके आगे क्या कर रहा है? वो अपने ट्रक को सड़क के किनारे पर हेडलाइट्स ऑन करके इसे देखने के लिए रुकता है। वो ट्रक से बाहर निकलकर इसके सामने खड़ा होता है। ये दूसरों की तरह ही है, यहाँ से चले जाओ बार बार लिखा है और वाग्रीवा रोड। वो अब देख सकता है कि इसके बैकग्राउंड में किसी क्लाउडी विंटर डे में कुछ पेड़ों की तस्वीर है। वो ये भी पहली बार नोटिस करता है कि नीचे एक और लाइन लिखी है, ढूंढो जो तुम तलाश कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? वाग्रीवा रोड पर जो मैं खोज रहा हूँ उसे ढूंढूं, पर कहाँ? यहाँ कोई डायरेक्शंस नहीं है और ना ही कोई एड्रेस और ना कोई फोन नंबर। वो साइन से एक कदम पीछे हटता है और खाली सड़क की ओर देखता है। वो यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रहा है? कोई खाई में फंसा है और उसका इंतजार कर रहा है, और वो यहाँ सड़क के किनारे इस बिलबोर्ड को देख रहा है। वो ट्रक में वापस जाता है, इसे स्टार्ट करता है और चलाना शुरू करता है। जब वो इस सड़क पर चलना जारी रखता है उसके दिमाग में वही साइंस बार बार आते हैं, गेट अवे। लेकिन ढूंढो जो तुम खोज रहे हो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। या इसका मतलब है कि वाग्रीवा रोड से दूर चले जाओ। ये साइंस किसने लगाए होंगे और ये इतने नए कैसे हैं? यहाँ पर जितने भी बोर्ड्स थे वो सब उन बिजनेसेस के थे जो बंद हो गए। ये क्या बताना वो अचानक ब्रेक्स दबाता है और सड़क के बीच में आकर रुक जाता है। उसकी आंखें उसके सामने जो भी हैं उस पर जम जाती हैं। उसके ट्रक की हेडलाइट्स इस बार किसी बिलबोर्ड पर नहीं बल्कि एक पुराने रोड साइन पर हैं, वाग्रीवा रोड। वो अब कुछ नहीं कर सकता। उसको ये तलाश करना है कि इस रोड पर है क्या, ये साइन आखिर यहाँ क्यों है। ट्रक ड्राइवर अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो अपने ट्रक को इस नैरो ग्रेवल रोड की ओर मोड़ता है और कुछ मीटर तक चलता है, जहां वो 2-3 मोड़ मुड़ता है और पेड़ों के बीच में से होता हुआ आगे बढ़ता है, जहां ये अचानक खत्म हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बिल्डिंग ना कोई साइन, बस ये रास्ता है जो कि जंगल में ले जाता है। टो ट्रक ड्राइवर ट्रक को बंद करता है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। वो अपनी सीट के नीचे से एक फ्लैश लाइट पकड़कर ट्रक से बाहर निकलता है। वो अपने आसपास के पेड़ों पर रोशनी डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता है। 1 मिनट, वहां कुछ है और ये उसकी ओर ही आ रहा है। फिल क्या ये तुम हो? जंगल से बाहर आने वाली चीज उससे कहती है। वो अपनी फ्लैशलाइट उस पर डालता है जिसने अपनी आंखों को लाइट से बचाने के लिए ढका हुआ है। शैरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये शैरन है, टो ट्रक ड्राइवर की एक्स-वाइफ, लेकिन उसे लगा था कि वो शादी करने के बाद कोलोराडो चली गई थी, तो फिर यहाँ क्यों होगी और वो जंगल में इस समय क्या कर रही है? फिल, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो एक पल के लिए झिझकता है, लेकिन फिर अपनी पूर्व पत्नी की ओर चलने लगता है। इससे पहले कि वो उसकी ओर पहुंचे, वो वापस मुड़ती है और जंगल की ओर जाने लगती है। वो भी उसे फॉलो करता है।
वो बिल्कुल उसके पीछे चलता है और आगे के रास्ते पर अपनी फ्लैशलाइट डालता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बगल से कोई सरसराहट सुनी, लेकिन जब वो फ्लैशलाइट डालता है तो वहां कुछ नहीं होता है। आ जाओ, बस ये यहाँ पास ही है। वो कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं और क्या यहाँ पास ही है? जो तुम तलाश कर रहे हो। जंगल यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो पाता है कि वो एक क्लियरिंग में खड़े हैं। वो चलना बंद करती है और वो भी रुक जाता है। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लगता है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। बोलो नहीं, वो लगभग यहाँ है। टो ट्रक ड्राइवर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, केवल वही पेड़ जिन्हें वो पहले ही देख चुका था। लेकिन फिर वो देखता है कि अन्य जीव जंगल से निकलकर उसकी ओर आ रहे हैं। ये हिरन हैं। वो देखता है कि पहले तो कुछ ही उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उसे चारों ओर से पूरी तरह घेर लिया है। ये कम से कम 20 से अधिक होंगे। अपनी फ्लैशलाइट बंद करो, वो कहती है। वो मानता है और अब अंधेरे में वो देख सकता है कि इन हिरणों के साथ कुछ खास है। इनकी आंखें हल्की सफेद रोशनी के साथ चमक रही हैं। छोटे हिरणों में से एक सावधानी से उसके पास जाता है। वो नीचे बैठता है और अपना हाथ आगे करता है, उसे ये दिखाते हुए कि इस छोटे से हिरण को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हिरण घबराकर पीछे मुड़कर एक बड़े हिरण को देखता है। ये शायद इसकी माँ होगी। ऐसा लगता है कि ये हाँ में सर हिलाती है और ये छोटा हिरण और पास आ जाता है। वो स्पष्ट रूप से इसकी सुंदर चमकने वाली आंखें देख सकता है। तुम ठीक हो, वो कहता है और उसे प्यार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जब हार्पर्स फेरी शहर के पास वेस्ट वर्जीनिया के इस क्षेत्र में कई लोगों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद एससीपी फाउंडेशन को जल्द ही इस जगह में दिलचस्पी हो गई, जहां ये पता लगा कि जो लोग गायब हो गए हैं उन्होंने गायब होने से पहले इसी सड़क पर ट्रेवल किया था। एजेंट्स को इस क्षेत्र में भेजा गया और तुरंत उच्च स्तर की थौमाटर्गिक एनर्जी का पता लगा, जिसमें ये जगह प्राइवेटली ओन्ड प्लॉट लग रही थी। लोकल रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जमीन के ओनर का नाम रिचर्ड रेडकिन है। फाउंडेशन के कर्मचारियों ने फेडरल एजेंट्स बनकर मिस्टर रेडकिन से संपर्क किया कि वो एक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब वो दूर थे तो उनकी प्रॉपर्टी पर हुई। मिस्टर रेडकिन ने एजेंट्स के साथ खुशी खुशी सहयोग किया, ये बताते हुए कि जब वो यहाँ रह रहे थे तब उन्होंने अपनी संपत्ति पर किसी भी असामान्य घटना का अनुभव नहीं किया। लेकिन ये भी है कि अब वो कुछ समय से यहाँ नहीं रह रहे। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इस सड़क को वागरीवा रोड के रूप में नहीं जानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहाँ तक उनको पता है तो इसका कोई ऑफिशियल नाम कभी था ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस स्थान के बारे में कुछ और भी असामान्य याद है तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनकी बेटी ने बहुत समय पहले इस जमीन के बारे में काल्पनिक कहानियां लिखी थीं, जो किसी तरह अफवाहें बन गईं और फिर अर्बन लेजेंड्स में बदल गईं। जब एजेंट्स ने उनसे उनकी बेटी से मिलने का कहा तो उन्होंने बताया कि ये असंभव है, क्योंकि वो कई साल पहले शेनंदुआ नदी में डूब गई थी। एजेंट्स ने फिर से लोकल रिकॉर्ड्स की जांच की और पाया कि मिस्टर रेडकिन झूठ नहीं बोल रहे थे। उनकी बेटी का वास्तव में निधन हो गया था और उसका शरीर नदी से मिला था। हालांकि इस दुर्घटना का समय काफी संयोगी था, क्योंकि ये उस क्षेत्र में पहले लापता व्यक्ति की सूचना मिलने से ठीक एक सप्ताह पहले हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया था कि जमीन के इस टुकड़े में कुछ तो सही नहीं है। एससीपी फाउंडेशन ने ये जमीन मिस्टर रेडकिन से खरीद ली, जो बेचने में काफी खुश थे, और यहाँ एक रिसर्च आउटपोस्ट बनाई गई ताकि इन अनोमलस इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, जिन्हें SCP-4434 नामित किया गया। आसपास के क्षेत्र की खोज करते हुए उन्हें वो जल्द ही मिल गया जिसे अन्य लोगों ने पाया था। विचित्र बिलबोर्ड्स जिन पे यहाँ से चले जाओ, वागरीवा रोड पर जाओ और ढूंढो उसे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। इन साइंस को SCP-4434A नामित किया गया, जो कि वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया ट्राई स्टेट एरिया की सड़कों पर पाए गए थे, लेकिन इनके स्थान अक्सर बदल जाते थे। बिलबोर्ड्स गायब होने से पहले थोड़े समय के लिए प्रकट होते थे और फिर किसी और स्थान पर दिखते थे। विचित्र रूप से जब इन साइंस की तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने का प्रयास किया गया तो केवल एक ब्लैंक सफेद बिलबोर्ड ही दिखता था। फाउंडेशन जानती थी कि उसे अभी और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है और रहस्यमयी सड़क के अंत पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक डी क्लास पर्सनल D84021 को एक रेडियो दिया गया और उसकी गर्दन, धड़ और टांग में GPS लोकेटर लगाया गया, जिसके बाद उसे जो कुछ भी वो अनुभव करे उसकी रिपोर्ट लाने के लिए उस क्षेत्र में भेज दिया गया। हालांकि लापता होने वाले लोगों के विपरीत उसे इस क्षेत्र में जाने से पहले कोई भी बिलबोर्ड नहीं दिखा।
डी क्लास सड़क के अंत तक गया, जहां उसने जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से एक प्राणी के निकलने की रिपोर्ट दी। उसने जल्द ही बताया कि वो जीव एक कुत्ता है जिसका वो कभी मालिक था। इस टेस्ट को मॉनिटर करने वाले रिसर्चर्स भ्रमित थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये कुत्ता कुछ समय पहले ही मर चुका था, लेकिन ये फिर भी उसके सामने था। डी क्लास इस मिशन की शुरुआत में हिचकिचा रहा था, लेकिन एक बार अपने बचपन के कुत्ते को देखने के बाद उसके सारे डर खत्म हो गए और वो जंगल में उसका पीछा करने के लिए तैयार था। 90 सेकंड्स के बाद डी क्लास ने बताया कि वो क्लियरिंग में खड़ा है और उसके चारों ओर हिरनों का एक ग्रुप है। इसके तुरंत बाद कोई रिपोर्ट नहीं मिली, केवल चीखों की आवाजें थीं, क्योंकि D84021 पर हमला हो गया था और प्रतीत यही होता है कि हिरन उसे खा गए। 3 जीपीएस ट्रैकर्स में से 2 अगले 40 मिनट तक एक्टिव रहे और एससीपी रिसर्चर्स ने उनके मार्ग का अनुसरण किया, जिसमें वो क्लियरिंग के बीच में गए और उसके बाद किसी गुफा या सिंक होल में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने धीरे धीरे वाइंडिंग पैटर्न में चलना जारी रखा, जिसके बाद कॉन्टैक्ट टूट गया। इस टेस्ट के बाद फाउंडेशन रिसर्चर्स को संदेह हुआ कि जंगल से निकलने वाला जीव, जिसे SCP-4434-B नामित किया गया, अपने रूपों को बदलने में सक्षम था, जिस पर 4434 एरिया में प्रवेश करने वाला व्यक्ति भरोसा कर सके। दूसरी ओर हिरन हमेशा उसी रूप में रहते हैं और इस पूरे ग्रुप को SCP-4434-C का नाम दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से टेस्ट बाकी हैं। अगले टेस्ट में 2 डी क्लास कर्मियों को SCP-4434 में भेजा गया ताकि ये देखा जा सके कि एक से अधिक व्यक्ति की मौजूदगी में 4434-B क्या रूप लेता है। पहले की तरह एक फिगर जंगल से निकली, लेकिन इस बार इसने एक सूट पहने हुए युवक का रूप लिया, जिसने तुरंत ही डी क्लास के दोनों कर्मचारियों को उनके सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुक्त करने की ऑफर दी, जिसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए आजाद होंगे और उसके लिए उन्हें बस इतना करना होगा कि वो जंगल में उसका पीछा करें। टेस्ट को मॉनिटर करने वाले एजेंट्स ने डी क्लास को इस व्यक्ति को फॉलो करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन एजेंट्स को नजरअंदाज कर दिया गया और रिसर्चर्स ने सुना कि उन दोनों ने SCP-4434-B से बातें करनी शुरू कर दी हैं कि वो उसके ऑफर में इंटरेस्टेड हैं। वो दोनों जल्द ही जंगल में उसके पीछे हो लिए और 2 मिनट बाद उन पर भी SCP-4434-C द्वारा हमला हुआ और उनका खात्मा हो गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार जब कोई SCP-4434 क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तब वो SCP-4434-B के कंपल्सिव इफेक्ट्स का विरोध नहीं कर सकता है। फाउंडेशन रिसर्चर्स SCP-4434 की शक्ति की सीमाओं का टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो अगले टेस्ट में एक रचनात्मक प्रोसीजर के साथ आए। एक और डी क्लास कर्मी को सड़क से भेजा गया, लेकिन इस बार इसने एक बॉडी हार्नेस पहना था जो एक पुलिस सिस्टम से जुड़ा था और साथ ही इसमें कैमरा भी लेस था। उसे 4434-B के प्रकट होने तक SCP-4434 क्षेत्र के किनारे पर खड़े रहने का ऑर्डर दिया गया। एंटिटी जल्द ही एक मिडिल ईस्ट महिला का रूप लेती हुई बाहर निकली। जैसे ही डी क्लास को उस एंटिटी से बात करते देखा गया और उसे फॉलो करने के लिए सहमत हो गया, उसे उस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए पुलिस को एंगेज कर दिया गया। इसके बाद पूरी तरह से एक अप्रत्याशित घटना हुई। मिडिल ईस्ट महिला ने जल्दी से एक चाकू निकाला और एक सुपरनेचुरल गति के साथ पुलिस सिस्टम से जुड़ी रस्सी को काट दिया। अब आजाद डी क्लास खड़ा हुआ, उसने महिला का जंगल में पीछा किया, जिसके बाद उसे भी खा लिया गया। अनोमली को समझने में लैक ऑफ एडवांसमेंट के कारण रिसर्चर्स निराश हो रहे थे और इसलिए चौथे टेस्ट में उन्होंने काफी चरम उपाय करने का फैसला किया। उस क्षेत्र के ऊपर उड़ने के लिए एक ड्रोन का उपयोग किया गया, जिसने उस गुफा के मुंह की पहचान की जिसमें जीपीएस ट्रैकर्स को ले जाया गया था। ये जमीन में 3.5 मीटर चौड़ा छेद था, लेकिन अंधेरे के कारण एंट्रेंस से कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर ड्रोन ने आगे का पता लगाने के लिए उड़ान भरने से पहले इसके एंट्रेंस पर जमीन में एक एंकर पॉइंट लगाया, लेकिन आगे बढ़ते साथ ही सिग्नल टूट गया, पर फिर भी प्रोग्रेस तो हुई थी। फिर एक और डी क्लास का चयन किया गया। इस बार वो जिसे चढ़ाई का अनुभव था, D84041 को पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि SCP-4434-B एंटिटी उसे दिखेगी और उस पर कंपल्सिव इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी उसे इसे अनदेखा करना है, चाहे वो कोई भी रूप क्यों ना ले ले, और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी गुफा में जाना है, जिसे SCP-4434-D नामित किया गया था। D84041 को सड़क से ले जाया गया और उसने तुरंत गुफा की ओर जंगल से भागना शुरू कर दिया। वो बिना किसी अनोमलस एंटिटीज के दिखने, ना ही 4434-B और ना ही उन मांसाहारी हिरनों के गुफा के सामने पहुंचने में सक्षम हो गई। उसने तुरंत अपनी रस्सी को उस एंकर पर लगाया जिसे ड्रोन द्वारा इंस्टॉल किया गया था और छेद की ओर बढ़ना जारी रखा।
जैसे ही वो नीचे उतर रही थी, उसने एक सामान्य चट्टानी गुफा का वर्णन किया जो और नीचे जाती हुई खुल रही थी। वो जल्द ही नीचे पहुंच गई, जहां उसे लगभग 8 मीटर लंबा एक स्फेरिकल कमरा मिला, लेकिन ये गुफा के प्रवेश द्वार जैसा कुछ भी नहीं था। इस कमरे का फर्श चट्टान या मिट्टी से नहीं बना था, ये मांस जैसा कुछ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सांस ले रहा हो। नीचे कुछ और भी था, एक फोल्डेड पेपर जिस पर कुछ लिखा था। डी क्लास को इस पेपर को उठाने, गुफा के फर्श का सैंपल लेने और जितना जल्दी हो सके इस क्षेत्र से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं था कि कब SCP-4434-B या C एंटिटीज या कुछ और भयानक प्रकट हो जाए। सैंपल लेने के बाद वो गुफा से बाहर निकली। जब वो बाहर निकली तब भी किसी अनोमलस क्रिएचर्स के कोई निशान नहीं थे, लेकिन वो जल्दी से सड़क से होती हुई SCP-4434 क्षेत्र से बाहर आ गई। जब वो क्षेत्र के किनारे पर उसका इंतजार करने वाले एजेंट्स के पास पहुंची, D84041 ने उन्हें वो सैंपल और पेपर दिया जो उसे मिला था, लेकिन तब वो रुकी और मुड़ी। जमीन पर लगभग 5 मीटर दूर खाने की एक प्लेट पड़ी थी। बिना किसी झिझक के वो SCP-4434 क्षेत्र में वापस गई, उस प्लेट को उठाया और जंगल की ओर चली गई। उसे दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। अब ये स्पष्ट हो गया था कि 4434 कोई भी अन्य रूप ह्यूमैनाइड्स या जानवरों के अलावा भी ले सकता था। डी क्लास के SCP-4434 से बाहर लाए गए सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद इस क्षेत्र के पूर्व मालिक रिचर्ड रडकाइन को फिर से फाउंडेशन द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे ये पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ था जिसका वो अपने पहले इंटरव्यू में उल्लेख करने से विफल रहे, जिस पर उन्होंने बताया कि हाँ, एक बात थी जिस पर वो सामान्य रूप से बात करना पसंद नहीं करते। अपनी बेटी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी फैसिनेशन और कहानियां लिखने के अलावा वो जादू टोने से ऑब्सेस्ड हो गई थी। जब एजेंट ने उनसे उस पेपर के बारे में पूछा जो SCP-4434-D से मिला था, तो उन्होंने बताया कि बहुत संभव है कि उनकी बेटी ने ही लिखा हो। SCP फाउंडेशन को अब समझ आई कि क्यों उनको उस क्षेत्र में इतने थौमाटर्जिक पार्टिकल्स का पता चला था, जो कि एक विशेष प्रकार की रिचुअलिस्टिक्स प्रैक्टिस से बची हुई रेजिडुअल पावर है, जिसे आमतौर पर जादू या विचक्राफ्ट कहा जाता है। गुफा में पाए गए इस कागज ने इस थ्योरी में और वजन जोड़ दिया कि शायद उनकी बेटी एक अनुष्ठान में शामिल हो सकती है, जिसके कारण SCP-4434 का निर्माण हुआ, क्योंकि उस पेज पर एक कविता लिखी थी। जंगल एक समुद्र है, हवा लहरें हैं और पानी इसके पत्ते, धारें अंतर धारा बन जाती हैं, पानी मछलियां, मूंगा अपने घर को फंगस में पाता है और मेरी इच्छा के अनुसार विकास होता है। जमीन किनारा है जो मुझे पैरों से खींचकर नीचे ले जाकर वापस ऊपर निकालती है और बार बार यही करती है। मैं प्रकाश से आगे निकल गई, वहां जहां मैं सांस नहीं ले सकती थी, और मुझे वो प्रकृति मिली जो लड़ने को तैयार थी। हाँ, जंगल एक समुद्र है, लेकिन मैंने इसे अपने लिए बहुत बड़ा बना लिया है। ये जंगल एक समुद्र है, तो अब इसमें कुछ खाने के लिए आना ही है। चीजें तब और रहस्यमयी हो गईं जब फाउंडेशन रिसर्चर ने SCP-4434-D गुफा में से लिए जाने वाले सैंपल का DNA टेस्ट किया। उन्होंने ये पाया, जैसा कि D84041 ने वर्णन किया था, कि ये एक फ्लैश लाइक सब्सटेंस है और ये मिलेनोसीटस जॉनसन से 79.9% मेल खाता था, जिसे डीप सी एंगलर फिश के नाम से जाना जाता है। एक और अंतिम खोज भी की गई। फाउंडेशन के भीतर लिंग्विस्टिक टीम्स ने SCP-4434-A बिलबोर्ड्स पर दिखने वाली सड़क के नाम की जांच की और ये पता चला कि ये शब्द मूल अमेरिकी टुटीलो ट्राइब के शब्द वगरीवा के समान है, जिसे ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है, मैं वापस आ गया हूँ। अब आपको भी वापस आकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन करना चाहिए और SCP-054 द वाटर निफ जैसी एनॉमली, जो कि एक अजीब और गलत समझे जाने वाली एनॉमली है, देखनी चाहिए। आप द वाटर निफ देखें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा।